शहर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ दिन तन्हा प्रकृति के बीच बिताने के ख्याल से मैं हर साल करीब 15 से 20 दिनों के लिए मनाली नैनीताल जैसे किसी हिल स्टेशन पर जाकर ठहरता हूँ। मैं पापा के साथ फैमिली बिजनेस संभालता हूँ। इसलिए कुछ दिन बिजनेस उनके ऊपर छोड़कर आसानी से निकल पाता हूँ। इस साल भी मार्च महीने की शुरुआत से ही मैंने मनाली का रुख किया था। मैं यहाँ जिस रिसॉर्ट में ठहरा हुआ था उसमें 40 से 50 से ज़्यादा कमरे हैं, मगर केवल 4-5 कमरे ही बुक थे। दरअसल ऑफ सीजन होने की वजह से भीड़ ज़्यादा नहीं थी। वैसे भी कोरोना फैलने की वजह से लोग अपने अपने शहरों की तरफ जाने लगे थे। मैंने सोचा था कि एक हफ्ता और ठहर कर निकल जाऊंगा, मगर इसी दौरान अचानक लॉकडाउन हो गया। 2-3 फैमिली रात में ही निकल गए और यहाँ केवल मैं रह गया। रिसॉर्ट के मालिक ने मुझे बुलाकर कहा कि उसे रिसॉर्ट बंद करना पड़ेगा। उसके पास गांव से केवल एक लड़की आती रहेगी जो सफाई करने, पौधों को पानी देने और फ़ोन सुनने का काम करेगी। बाकी सब आपको खुद मैनेज करना। अब रिसॉर्ट में अकेला मैं ही था। हर तरफ साए साए कर आवाज़ मन को उत्तेजित कर रही थी। मैं बाहर लॉन में आकर टहलने लगा। सामने एक लड़की दिखी जिसके हाथों में झाड़ू था। गोरा दमकता रंग, बंधे हुए लंबे सुनहरे से बाल, बड़ी बड़ी आंखें और होठों पर मुस्कान लिए वह लड़की लॉन की सफाई कर रही थी। साथ ही एक मीठा सा पहाड़ी गीत भी गुनगुना रही थी। मैं उसके करीब पहुंचा। मुझे देखते ही वह गुड मॉर्निंग सर कहती हुई सीधी खड़ी हो गई। तुम्हें इंग्लिश भी आती है? जी अधिक नहीं, मगर ज़रूरत भर इंग्लिश आती है मुझे। मैं गेस्ट को वेलकम करने और उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाने का काम भी करती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पूछा। सपना। मेरा नाम सपना है सर, उसने खनकती हुई सी आवाज़ में जवाब दिया। नाम तो बहुत अच्छा है। हाँ जी, मेरी माँ ने रखा था। अच्छा सपना, सपना का मतलब जानती हो? हाँ जी, जानती क्यों नहीं। तो बताओ, क्या सपना देखती हो तुम? मुझे उससे बातें करना अच्छा लग रहा था। उसने आंखें नचाते हुए कहा, मैं क्या सपना देखूंगी, बस यही देखती हूँ कि मुझे एक अच्छा सा साथी मिल जाए, मेरा ख्याल रखे और मुझसे बहुत प्यार करे, हमारा एक सुंदर सा संसार हो। उसने कहा, वाह सपना, तो बहुत प्यारा देखा है तुमने। पर यह बताओ कि अच्छा सा साथी से क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा सा यानी जिसे कोई गलत आदत न हो, जो शराब, तंबाकू या जुआ जैसी लतों से दूर रहे, जो दिल का सच्चा हो, बस। और क्या? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर मेरी तरफ देखती हुई बोली, वैसे मुझे लगता है आपको भी कोई बुरी लत नहीं है। ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने उससे पूछा। बस आपको देखकर समझ आ गया, भले लोगों के चेहरे पर लिखा होता है। अच्छा, तो चेहरा देखकर समझ जाती हो कि आदमी कैसा है? जी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, औरतें आदमियों की आंखें पढ़कर समझ जाती है कि वह क्या सोच रहा है। अच्छा सर, आपकी बीवी तो बहुत खुश रहती होगी ना? आपसे? बीवी? नहीं तो, शादी कहाँ हुई मेरी? अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई अब तक? तो आप कैसी लड़की ढूंढते हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। बस एक खूबसूरत लड़की जो दिल से भी सुंदर हो और चेहरे से भी, जो मुझे समझ सके। ज़रूर मिलेगी सर। चलिए अब मैं आपका कमरा भी साफ कर दूं। वह मेरे कमरे की तरफ बढ़ गई। सपना मेरे आगे आगे चल रही थी। उसकी चाल में खुद पर भरोसा और अल्हड़पन छलक रहा था। मैंने ताला खोल दिया और दूर खड़ा हो गया। वह सफाई करती हुई बोली, मुझे पता है आप बड़े लोग हो और हम छोटी जाति के, फिर भी आपने मेरे से इतने अच्छे से बातें की। वैसे आप यहाँ के नहीं हो ना? आपका गांव कहाँ है?
मैं दिल्ली में रहता हूँ। वैसे हूँ मैं बिहार का। ब्राह्मण। अच्छा जी, आप नहा लो, मैं जाती हूँ। कोई भी काम हो तो मुझे बता देना, मैं पूरे दिन इधर ही रहूँगी। ठीक है, ज़रा यह बताओ कि आसपास कुछ खाने को मिलेगा? ज़्यादा कुछ तो नहीं सर, थोड़ी दूरी पर एक किराने की दुकान है, वहाँ कुछ मिल सकता है। ब्रेड अंडा तो मिल ही जाएगा, मैगी भी होगी, और वैसे समोसे भी रखता है। देखिए शायद समोसे भी मिल जाए। ओके थैंक्स। मैं नहा धोकर बाहर निकला, समोसे ब्रेड अंडे और मैगी के कुछ पैकेट लेकर आ गया। दूध भी मिल गया था। दोपहर तक का काम चल गया, मगर अब कुछ अच्छी चीज़ खाने का दिल कर रहा था। इस तरह ब्रेड दूध अंडा खाकर पूरा दिन बिताना कठिन था। मैंने सपना को बुलाया। सुनो, तुम्हें कुछ बनाना आता है? हाँ जी सर, बनाना तो आता है, पर क्या आप मेरे हाथ का बना हुआ खाएंगे? हाँ सपना, खा लूँगा। मैं इतना ज़्यादा कुछ ऊंच नीच नहीं मानता। जब कोई और रास्ता नहीं हो तो यही सही। तुम बना दो मेरे लिए खाना। मैंने उसे 500 रुपये का नोट देते हुए कहा। चावल आटा दाल सब्जी जो भी मिल सके ले आओ और खाना तैयार कर दो। जी सर, कहकर वह चली गई। शाम में 2-3 डब्बों में खाना भरकर ले आई। यह लीजिए, दाल सब्जी और चपाती, अचार भी है, और हाँ, कल सुबह दाल चावल बना दूंगी। थैंक यू सपना, मेरे डब्बे के लिए। अब यह रोज़ का नियम बन गया। वह मेरे लिए रोज़ स्वादिष्ट खाना बनाकर लाती। मैं जो भी फरमाइश करता वही तैयार करके ले आती। अब मैं उससे और भी ज़्यादा बातें करने लगा। उससे बातें करने से मन फ्रेश हो जाता। वह हर तरह की बातें कर लेती थी। उसकी बातों में जीवन के प्रति ललक दिखती थी। वह हर मुश्किल का सामना हंसकर करना जानती थी। अपने बचपन के किस्से सुनाती रहती थी। उसके घर में माँ बाबूजी और छोटा भाई है। अभी वह अपने घर में अकेली थी। घर वाले शादी में पास के शहर में गए थे और वहीं फंस गए थे। वह बातचीत में जितनी बिंदास थी, उसकी सोच और नज़रिए में भी बेबाकी झलकती थी। किसी से डरना या अपनी परिस्थिति से हार मानना उसने नहीं सीखा था। किसी भी काम को पूरा करने या कोई नया काम सीखने के लिए अपनी पूरी शक्ति और प्रयास लगाती। हार मानना जैसे उसने कभी जाना ही नहीं था। उसकी बातों में बचपन की मासूमियत और युवा अवस्था की मस्ती दोनों होती थी। बातें बहुत करती थी, मगर उसकी बातें कभी बोरियत भरने वाली नहीं, बल्कि इंटरेस्ट जगाने वाली होती थी। मैं घंटों उससे बातें करता। उसने शहर की लड़कियों की तरफ कभी कॉलेज में जाकर पढ़ाई नहीं की। गांव के छोटे से स्कूल से पढ़ाई करके हाल ही में 12वीं की परीक्षा दी थी, पर उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। दिमाग काफ़ी तेज था। कोई भी बात तुरंत समझ जाती, हर बात की तह तक पहुंचती। मन में जो ठान लेती वह पूरा करके ही छोड़ती। शिक्षा और समझ में वह कहीं से भी कम नहीं थी। अपनी जाति के कारण ही उसे माँ बाप का काम अपनाना पड़ा था। उसकी प्रकृति तो खूबसूरती थी ही, दिखने में भी कम खूबसूरत नहीं थी। जितनी देर वह मेरे करीब बैठती, मैं उसकी खूबसूरती में खो जाया करता। वह हमेशा अपनी आँखों में काजल और माथे पर बिंदिया लगाती थी। उन कजरारी आँखों के कोनों से सुनहरे सपनों की उजास झलकती रहती। लंबी मैरून कलर की बिंदी हमेशा उसके माथे पर होती, जो उसकी रंग बिरंगी पोशाकों से मैच करती। कानों में बाली और गले में एक प्यारा सा हार होता, जिसमें एक सुनहरे रंग की पेंडेंट उभर कर दिखती। सपना, तुम्हें कभी प्यार हुआ है? एक दिन यूं ही मैंने पूछा। मेरी बात सुनकर वह शर्मा गई, फिर हंसती हुई बोली, प्यार कब हो जाए कौन जानता है। प्यार बहुत बुरा रोग है। मैं तो कहती हूँ यह कोरोना से भी बड़ा रोग है। उसके कहने का अंदाज ऐसा था
कि मैं भी उसके साथ हंसने लगा। हम दोनों के बीच एक अलग तरह की बॉन्डिंग बनती जा रही थी। वह मेरी बहुत केयर करती, मैं भी जब उसके साथ होता तो पूरी दुनिया भूल जाता। एक दिन शाम के समय मेरे गले में दर्द होने लगा। रात भर खांसी भी आती रही। अगले दिन भी मेरी तबीयत खराब ही रही। गले में खराश और खांसी के साथ सर दर्द हो रहा था। मेरी तबीयत को लेकर सपना परेशान हो उठी। वह मेरे खान पान का और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगी। मुझे गुनगुना पानी पीने को देती और दूध में हल्दी डालकर पिलाती। तीसरे दिन मुझे बुखार भी आ गया। सपना ने तुरंत मेरे घर वालों को खबर कर दी। साथ ही उसने रिसोर्ट के डॉक्टर को भी फ़ोन लगा दिया। डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसने मुझे बुखार की दवा दी। रिसोर्ट के ही इमरजेंसी सामानों से मेरी देखभाल करने लगी। उसने मेरे लिए भाप लेने का इंतज़ाम किया। तुलसी, काली मिर्च, अदरक, सौंठ मिलाकर हर्बल टी बनाई। एलोवेरा और गिलोय का जूस पिलाया। वह हर समय मेरे करीब बैठी रहती। बार बार गुनगुना करके पानी पिलाती। और कोई और होता तो मेरे अंदर कोरोना के लक्षण का देखकर भाग निकलता, मगर वह बिल्कुल भी नहीं घबराई। बिना किसी प्रोटेक्ट गियर के मेरी देखभाल करती रही। मेरे बहुत कहने पर उसने दुपट्टे से अपनी नाक और मुंह ढकना शुरू किया। इधर मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती, मगर सपना ही वीडियो कॉल करके पूरे हालातों का विवरण देती रहती, मेरी बात करवाती। खान पान के जरिए जो भी उपाय कर रही होती उसकी जानकारी उन्हें देती। माँ भी उसे समझाती कि और क्या क्या किया जा सकता है। इधर पापा लगातार इस कोशिश में थे कि मेरे लिए अस्पताल के बेड और एम्बुलेंस का इंतज़ाम हो जाए। इसके लिए दिन भर फ़ोन घनघनाते रहते, मगर इस पहाड़ी इलाके में एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी। आसपास कोई अच्छा अस्पताल भी नहीं था। इन परिस्थितियों में मैं और मेरे घर वाले सपना की सेवा भावना और केयरिंग नेचर देखकर दंग थे। मम्मी तो उसकी तारीफ़ करती नहीं थकती। मैं भी सोचता कि वह नहीं होती तो मैं खुद को कैसे संभालता। इस बीच मेरा कोरोना टेस्ट हुआ और रिपोर्ट नेगेटिव आई। सबकी जान में जान आ गई। सपना की मेहनत रंग लाई और 2-4 दिनों में ही मैं ठीक भी हो गया। एक दिन वह दोपहर तक नहीं आई। उस दिन मेरे लिए समय बिताना कठिन होने लगा। उसकी बातें रह रह कर याद आ रही थी। मुझे उसकी आदत सी हो गई थी। शाम को वह आई, मगर काफ़ी बुझी बुझी सी थी। क्या हुआ सपना, सब ठीक तो है ना? मैंने पूछा तो वह रोने लगी। जी मैं घर में अकेली हूँ ना, तो कल शाम को गुंडे घर के आसपास घूम रहे थे। मुझे छेड़ने भी लगे। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर घर में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। सुबह मैं भी वह आसपास ही घूमते नज़र आए, तभी मैं घर से नहीं निकली। यह तो बहुत गलत है, तुमने आसपास वालों को नहीं बताया? जी हमारे घर दूर दूर बने हुए हैं। बगल वाले घर में काका रहते हैं, पर अभी बीमार है, इसलिए मैंने जानबूझकर नहीं बताया। मुझे तो अब घर जाने में भी डर लग रहा है। वैसे भी गुंडों से कौन दुश्मनी मोल ले। तुम घबराओ नहीं। अगर आज रात भी वे गुंडे तुम्हें परेशान करे तो कल सुबह अपना ज़रूरी सामान लेकर यहाँ चली आना। अभी कोई है भी नहीं रिसोर्ट में, तुम यहीं रह लेना। रिसोर्ट के मालिक ने कुछ कहा तो मैं बात कर लूँगा उससे। जी आप बहुत अच्छे हैं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। अगले दिन सुबह ही वह कुछ सामानों के साथ रिसोर्ट आ गई। वह काफ़ी डरी हुई थी, आंखों में आंसू बह रहे थे। जी अब मैं घर में अकेली नहीं रहूँगी। कल भी गुंडे आकर मुझे परेशान कर रहे थे। मैं सामान लेकर आई हूँ। यह तुमने ठीक किया सपना, तुम यहीं रहो, यहाँ सुरक्षित रहोगी तुम।
मैंने भरोसा दिलाते हुए अपना हाथ उसके हाथों पर रखा। उसके हाथों के स्पर्श से मेरे अंदर एक सिरहन सी उठी। मैंने जल्दी से हाथ हटा लिया। मेरी नज़रों में शायद उसने सब कुछ भांप लिया। उसके चेहरे पर शर्म की हल्की सी लाली बिखर गई। उस दिन उसने रिसॉर्ट के किचन में ही खाना बनाया। मेरे लिए थाली सजाकर वह अलग खड़ी हो गई तो मैंने सहज ही उससे कहा, तुम भी खाओ ना मेरे साथ। जी अच्छा। उसने अपनी थाली भी लगा ली। खाने के बाद भी बहुत देर तक हम बातें करते रहे। उसकी सुलझी हुई और सरल बातें मेरे दिल को छू रही थी। उसके अंदर कोई बनावटीपन नहीं था। मैं उसे बहुत पसंद करने लगा था। मेरे जज्बात शायद उसे भी समझ आने लगे थे। एक दिन रात में बड़ी सहजता से उसने मेरे आगे समर्पण कर लिया। मैं भी खुद को रोक नहीं सका। पल भर में वह मेरी जिंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा बन गई। धीरे धीरे सारी ऊंच नीच और भेदभाव की सीमा से परे हम दोनों दो जिस्म एक जान बन गए थे। लॉकडाउन के उन दिनों ने अनायास ही मुझे मेरे जीवन साथी से मिला दिया था और अब मुझे यह स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं थी। यह बात मैंने अपने पेरेंट्स के आगे रखी तो उन्होंने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। मम्मी ने बड़ी सहजता से कहा, जब सोच लिया है तो शादी भी कर लो बेटा। पता नहीं लॉकडाउन कब खुले। जब यहाँ आओगे तो तुम्हारा रिसेप्शन धूमधाम से करेंगे। मगर देखो, शादी ऑनलाइन रहकर ही करना। सपना यह सब बातें सुनकर बहुत शर्मा गई। अगले दिन ही हमने शादी करने का फैसला कर लिया। सपना ने कहा कि वह अपने परिचित काका को लेकर आएगी जो गांव में शादियां कराते हैं। साथ ही अपने मुंह बोले भाई को भी लाएगी जो कुछ दूर रहता है। हमने सारी प्लानिंग कर ली थी। वह अपनी माँ की शादी के समय के कपड़े और गहने पहनकर आने वाली थी। मैंने भी अपना सफारी सूट निकाल लिया। अगले दिन हमारी शादी थी। हमने रिसॉर्ट में रखे सामानों का उपयोग शादी की सजावट के लिए कर लिया। रिसॉर्ट का एक बड़ा हिस्सा सपना और मैंने मिलकर सजा दिया था। अगले दिन सपना अपने घर से सज संवरकर काका और भाई के साथ आई। वह जानबूझकर घूंघट लगाकर खड़ी हो गई। मैंने घूंघट हटाया तो देखता ही रह गया। सुंदर कपड़ों और गहनों में वह इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे कोई परी उतर आई हो। हमने मेरे मम्मी पापा और परिवार वालों की मौजूदगी में ऑनलाइन शादी कर ली। अब बारी आई शादी की तस्वीरें लेने की। सपना के भाई ने रिसॉर्ट के खास हिस्सों में बड़ी खूबसूरती से तस्वीरें ली। अलग अलग एंगल से ली गई इन तस्वीरों को देखकर एक शानदार शादी का एहसास हो रहा था। रिसॉर्ट किसी 5 स्टार होटल का फील दे रहा था। हमने तस्वीरें घर वालों और रिश्तेदारों को फॉरवर्ड की तो सब पूछने लगे कि कौन से होटल में इतनी शानदार शादी रचाई, और वह भी लॉकडाउन में। हमारी शादी को 3 महीने बीत चुके हैं। आज हमारा रिसेप्शन हो रहा है। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हैं। रिसेप्शन पूरे धूमधाम के साथ संपन्न हो रहा है। खाने पीने का शानदार इंतजाम है। इस भीड़ और तामझाम के बीच मुझे अपनी शादी का दिन बहुत याद आ रहा है। कैसे केवल 2 लोगों की उपस्थिति में हमने उम्र भर का रिश्ता जोड़ लिया था। दोस्तों, अगर प्यार व अपनापन सच्चा और अच्छा हो तो उसे कोई ऊंच नीच की दीवार भी नहीं तोड़ पाती। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय।